बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सब कुछ इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आप लोग सब ये देख रहे होंगे कि कहकशा स्टूडियो में मौजूद नहीं है, कहकशा एक नई जगह पर मौजूद है। जी हाँ जनाब, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो इंसानी खिदमत के लिए पेश होते हैं। उनकी जो इंसानी खिदमत का जज्बा है वो इतना वसी है, और अल्लाह पाक उनके इस काम को इतना मुबारक करे कि वो उसी तरीके से इंसानी खिदमत करते रहें। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रही हूँ कराची नफ्सियाती अस्पताल की। मैं आज वहाँ पर मौजूद हूँ। उनकी कितनी ब्रांचेज़ हैं, वो इंसानी खिदमत के लिए क्या क्या करते हैं। हमारे यहाँ माशरे का एक बड़ा हिस्सा, एक ऐसा अलमिया है नाजरीन, कि हमारे यहाँ जिसको भी जहनी मर्ज होते हैं, जहनी अमराज का वो शिकार होते हैं, तो हमारे यहाँ कह दिया जाता है कि भाई माशरा हमें उसको उन लोगों को कबूल नहीं करता। तो उन लोगों को कबूल करना चाहिए, उनसे प्यार से पेश आना चाहिए, उनसे भी ऐसे ही एक नॉर्मल, जैसे मैं हूँ, आप लोग बात करते हैं, हम सब बात करते हैं, इसी तरह से वो भी बात करते हैं। थोड़ा सा जो है वो दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होते हैं, जहनी मसाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बिल्कुल इग्नोर कर देना और ये समझना कि ये पागल हैं। इस तरह के कलमात और जो नफ्सियाती मसाइल से इंसान जूझ रहा होता है, वो वैसे ही एक अकेलेपन का शिकार होता है। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए और उनको अपनी बाहों में समेटने के लिए ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं कौसर मुबीन साहिबा से, जो कि चेयरपर्सन है कराची नफ्सियाती अस्पताल की। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। जो लम्हात भी सुकून से गुजर जाए, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैम आपको खुश आमदीद करते हैं मुस्कुराती सुबह के सेट पर तो नहीं, लेकिन हम मुस्कुराती सुबह के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पूरे नफ्सियाती अस्पताल का सर्वे भी करवाऊंगी, अपने नाजरीन को दिखाऊंगी कि आप कितनी ज़बरदस्त इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आगाज़ कब से किया था मुबीन साहब ने? शुक्रिया, बहुत अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी बात है कि आप माशरे में ऐसी चीज़ मुतारफ़ करवाने जा रही हैं जिसको वो लोग बहुत ख़राब समझते हैं। एक हॉस्पिटल को जिसमें इंसान की बहुत सी परेशानियां, बहुत सी बीमारियों का हल निकाला जाता है, लोग वहाँ जाते हुए शर्माते हैं और अपने आप को तकलीफ़ में रखते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि हम इन तकालीफ़ को दूर करने के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल जी, तो हमारे जो डॉक्टर मुबीन अख्तर हैं, उन्होंने उस वक्त ये अदारा बनाया, उस वक्त अदारा पाकिस्तान में बनाया कराची में, जिस वक्त के लोगों को पता भी नहीं था कि ज़हनी अमराज क्या होते हैं। ओके, माशाल्लाह। यानी कि घबराहट, डिप्रेशन और भी ज़हनी अमराज जो है, एक शिद्दत वाली हैं, कुछ कम शिद्दत वाली हैं, तो इनके बारे में कुछ नहीं जानते थे वो। असल में उनको वो कहना ये था कि मेरी वालदा को भी उस वक्त की बात है कि मेरी वालदा को भी एंग्जाइटी की बीमारी थी, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आता था इनको क्या तकलीफ़ है। वो कहने लगे, जब मैं साइकियाट्रिस्ट बना, अमेरिका में गया, तो फिर मुझे ख्याल आया कि हमारे अपने लोगों को कितनी ज़रूरत है इस पाकिस्तान में इन चीज़ों को, इन बीमारियों को ठीक करने के लिए। बिल्कुल इसी मकसद के लिए वो पाकिस्तान वापस आए। फिर उन्होंने यहाँ पे बहुत इन बीमारियों का तारुफ़ करवाया, यहाँ पे डॉक्टरों के पास पहुँच जाके उनको वो किया। फिर सारे इंग्लिश में जितनी भी बीमारियाँ थी उनको उर्दू में ट्रांसलेट किया, आसान अल्फाज में लोगों को समझाया कि बीमारियाँ कैसी होती हैं, इसका इलाज कैसे करवाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मैम, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो है नफ्सियाती मसाइल में या जहनी अमराज का शिकार होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना करवा दिया है या ऐसा कोई मसला हो गया है, तो आपका एक रिलीजियस थेरेपी भी होती है, ज़रा इस बारे में बताइएगा। होता ये ऐसे लगता है कि जब इंसान का रवैया तब्दील होता है ना, तो उसको ऐसे लगता है कि कोई किसी ने असर कर दिया है, किसी ने जादू कर दिया है, कोई जिन भूत हमारे अंदर आए। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं, आपको यकीन नहीं आएगा, शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी है, उसमें ऐसे लगता है कि कोई इंसान उससे बातें कर रहा है, उसको कानों में गैबी आवाज़ें आ रही होती हैं, उसको गैबी शक्लें नज़र आ रही होती हैं, और वो अकेले में बातें कर रहा होता है और जवाब दे रहा होता है। तो घर वाले समझते इसको क्या हो गया, इसके ऊपर जिन आ गए हैं, भूत आ गए। और वो हरकत भी ऐसी होती हैं कि किसी को यकीन नहीं आता कि ये बीमारी होगी ज़रा। इस लिहाज से फिर लोग लेकर जाते हैं मौलाना लोगों के पास। वहाँ पे वो दम दरूद तो कर देते हैं, पढ़ के फूक देते हैं, वो उनको यकीन भी दिला देते हैं कि ये बाकी जिन भूत असर हो गया और हमने जिन निकाल दिया। लेकिन बीमारी तो अपनी जगह पर रहती है ना, उसके लिए तो ज़ाहिर है डॉक्टर के पास ही जाना होता है। फिर हमने कुछ थेरेपिस्ट, सोशल थेरेपिस्ट ऐसे रखे जो हमने जाके एजुकेट करवाया वहाँ के मस्जिदों में जाके और पीरों के पास जाके कि इनको ये सिम्टम हो तो ये बीमारी होती है, आप अपना जो भी इलाज करें, इनको फिर सही रास्ता दिखाएं लोगों को। ओके। तो इस वजह से फिर जो हमारे रिलीजियस थेरेपिस्ट हैं वो जाके लोगों से मुलाकात करते हैं मसाजिद में जाके। फिर हमने भी यहाँ पे रखे हुए हैं
क्योंकि यहाँ पे आके भी जो पेशेंट और रिश्तेदारों को यही शक हो रहा होता है कि वाकई इसके ऊपर जादू और असर है, तो आप ऐसे करें कि इसको तो दम भी करवा दें। हम हमें ये भी बता दें कि दम कहाँ से करवाएं। तो हमने कहा हमने खुद ही आपके दम का बंदोबस्त कर रखा है और फिर हम अपने उसको जो भी मौलाना रखे हुए होते हैं उनको सिखाते हैं, वही दुआएं पढ़ के उनके ऊपर वो कर देते हैं, तो थोड़ा इससे भी उनको तसल्ली हो जाती है। मतलब जिस तरह की बात वो समझना चाहते हैं उसी जबान में आप लोगों इसी ज़बान में हम लोग समझा देते हैं। इस तरह से उनका मसला उनकी वो तो इस तकलीफ से भी निकल जाते हैं, अपने ज़हनी तौर पे मुतमिन भी हो जाते हैं और वो ठीक भी होने लग जाते हैं। तो फ़ायदा हो जाता है इंसानों को, और क्या चाहिए। मरीजों के लिए एक्टिविटीज़ के लिए आप लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं? कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो मरीजों के लिए आप लोग जो इसका इनकाद करते हैं कराची नफ्सियाती अस्पताल में? हम लोग जो ज़हनी मरीज़ होते हैं, लोगों का ये तसव्वुर है कि शायद ये बेकार लोग हैं, माशरे का बेकार हिस्सा है। ऐसी बात नहीं है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो घबराहट का शिकार होते हैं, जिसको दौरे आ रहे होते हैं, जिनको जो भी ज़हनी अमराज होती हैं, किसी को हेडेक है, तो ऐसे मरीज़ों को हम लोग जब दाखिल करके इलाज कर, बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको बीमारी का शौर नहीं होता, वो मेडिसिन नहीं खाना चाहते, ऐसे पेशेंट को हम दाखिल करके इलाज करवाते हैं। जब वो दाखिल होते हैं तो हम इलाज के साथ साथ उनको एक्टिव रखते हैं उसमें, काम में। ऐसा नहीं है कि वो सारा दिन और रात बिस्तर पे पड़े रहेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर उनको हमने थेरेपिस्ट रखे हुए होते हैं जो उनको खेलो तफरी में रखते हैं। टाइम टेबल सेट किया हुआ होता है कि इस टाइम पे आपने नाश्ता करवाना है, इस वक्त आप लोगों ने इनको खेल में मसरूफ़ रखना है, इस वक्त इनको आपने टीवी में मसरूफ़ रखना है। फिर उसके थोड़ा सा दरस कुरान वगैरह में मसरूफ़ रखते हैं। और पेशेंट इतने खुश होते हैं, रिलेटिव को यकीन नहीं आता कि हमारा ये पेशेंट जो घर में बेकार पड़ा रहता था, किसी काम को सुस्ती में हाथ नहीं लगाता, ये कुछ बनाया उन्होंने। अब ये चीज़ें देख रही हैं, ये पेशेंट ने बनाई हुई है वार्ड के अंदर, ये हमारे थेरेपिस्ट उनको सिखाते हैं। फिर हम उन्हीं पेशेंट को, रिलेटिव को ये चीज़ें दे देते कि देखिए आपके पेशेंट ने ये सीखा है यहाँ पे बैठ के। बिल्कुल। अच्छा, घर वालों की भी जिम्मेदारी होती है ना कि अपने लोगों को मोटिवेट करें। आपके यहाँ मोटिवेशनल भी आप लोग मोटिवेट भी करते हैं मरीजों को, ज़रा उस हवाले से बताइएगा। जी, जाहिर है हम लोग उनको, हमारे जो काउंसलर होते हैं वो बैठ के इन पे यही कर रहे होते हैं ट्रेनिंग कि किस तरह फिर आप बीमारी के बाद किस तरह आपने विज़िट करना है, किस तरह आपने घर में दिलचस्पी से काम लेना है, किस तरह आपने मुलाजमत में पेश आना है, किस तरह घर वालों से पेश आना है। घर वालों की भी ऐसी काउंसलिंग होती है कि आपने इन लोगों के साथ किस तरह रवैया रखना है, कैसे लेके चलना है। बिल्कुल। अच्छा, मंशियात का भी इलाज होता है कराची नफ्सियाती अस्पताल में, ज़रा इस हवाले से बताइए मैम। जी, मंशियात का नशे के जो मरीज़ होते हैं दो तरह के होते हैं हमारे पास दो तरह के वार्ड हैं। एक वो मरीज़ होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से दाखिल होना चाहते हैं, उनको हम ज़बरदस्ती नहीं करते। और एक पेशेंट वो होते हैं जो नशा तो करते हैं और इतने हालत ख़राब हो रही होती है नशे में कि घर वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते उनको घर में, वो फिर चाहते हैं कि ज़बरदस्ती इनको बंद करके इनका इलाज करवाएं। ओके। तो जो पेशेंट अपनी मर्ज़ी से दाखिल होना चाहते हैं तो उनके किसी को यकीन नहीं आता कि अपनी मर्ज़ी से नशा छोड़ना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही छोड़ते हैं। फिर उनका एक टाइम टेबल होता है, उनको मज़हबी दरस कुरान में मसरूफ़ रखा जाता है, नमाज़ पढ़ाते हैं, मेडिसन उनकी वो दी जाती है। लेकिन बहुत से अदारे आपने देखा होगा कि ऐसे मंशात के मरीज़ों को सिर्फ बंद कर देते हैं जी। और वो जब कंफ्यूज होते हैं तो गिरते हैं, चोटें लगती हैं, मार पिटाई भी कर देते हैं उनकी। और हमारा ऐसा अदारा है यहाँ पे, हम जो हैं ये मार पिटाई नहीं करते बल्कि उनसे सुलह सफाई से कहते हैं, समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि आपको नशा छोड़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। और उनका जो उस वक्त उनको जो तोड़ हो रहा होता है सिर्फ उसको कंट्रोल हम करते हैं मेडिसिन से। ओके। वो 2-3 दिन का होता है, उसके बाद जब वो उस कैफियत से निकल जाते हैं तो फिर हर बात हमारी समझने लग जाते हैं। फिर हर बात पे वो समझते हैं कि हाँ हम क्या गलत कर रहे थे, किस तरफ जा रहे थे, अपनी ज़िंदगी कैसे ज़ाया कर रहे थे हम लोग। फिर उनको रियलाइज़ होता है और फिर अपनी ज़िंदगी की जानिब गामज़न हो और फिर जाते हैं। नशे के बाद भी हम कोशिश करते हैं, घर में थेरेपिस्ट को भेजते हैं कि जाके आप इनसे रब्ता करें कि ये अपने ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, अपनी एक्टिविटी जैसे हमने समझाया था इस तरह आप ज़िंदगी गुजारें वैसे ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इलाज के बाद भी आप लोग जो है उनके ऊपर नज़र फिर रखते वालिदैन हैं। से की ग्रुप थेरेपी और पेशेंट की एक साथ करते हैं क्योंकि वालिदैन को भी भरोसा नहीं हो रहा होता उनके ऊपर कि ये छोड़ देंगे। यहाँ आके तो कहते हैं हम छोड़ देंगे, कुछ अर्सा करने के बाद फिर दोबारा उसी में लग जाते हैं। तो फिर हम उनके पूरा शेड्यूल चेंज करने के बताते हैं कि इनके दोस्तों की जगह छुड़वाएं आप, इनको इस माहौल से निकालें आप
और इनको इस ग्रुप में आप लेके जाएं। फिर मसाजत, करीब की जो मसाजत होती हैं, हमारे जो थेरेपिस्ट हैं उनसे जाके मुलाकात करते हैं कि आप इनको अपने साथ रखें, इनके दोस्त बदलने की कोशिश करते हैं हम लोग। यानी कि एडमिशन के बाद भी हम उनके राब्ते में रहते हैं। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड्स। अब हम चलेंगे आपके पूरा हॉस्पिटल सर्वे करते हैं, कराची नफ्सियाती अस्पताल। नाज़रीन आपको भी दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ रहना है क्योंकि यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पूरा सर्वे करते हैं। कहीं जाएगा मत, देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वो आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसे कि ब्रेक में आपको बोल के गई थी ब्रेक से पहले कि अब आपकी मुलाकात करवाएंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, एमडी हैं जनाब कराची नफ्सियाती अस्पताल के अब्दुर्रहमान साहब, जो कि मुबीन साहब के साहबजादे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुर्रहमान? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो जहनी और नफ्सियाती मसाइल इतने ज़्यादा हो गए हैं अब्दुर्रहमान, कि हर बंदा जो है मुझे लगता है कि उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो मानने से कासिर है। तो क्या समझते हैं हमारे माहौल में इतनी ज़्यादा जो है गहमा गहमी गर्मा गर्मी किस वजह से है? हाँ, देखें, इसमें कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। वो ये कि नफ्सियाती बीमारियां या जहनी मसले, जहनी बीमारियां हमेशा से ही थे। पहले पता नहीं था कि ये जहनी बीमारियां हैं, तो अब पता चलता जा रहा है, तो लग रहा है अच्छा ये भी बीमार है, वो भी बीमार है, ये भी बीमार है, सभी बीमार है। तो पहले पता नहीं था, अब पता चल गया कि यार ये बीमारी है, ठीक है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, या जादू टोना कुछ और नहीं है। तो पहली बात तो ये है। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? अच्छा, लोग तस्लीम क्यों नहीं करते हमारे यहाँ पे कि हाँ, हमारे साथ कोई नफ्सियाती मसला है? तस्लीम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि एक टैबू है, एक स्टिग्मा है माशरे में हमारे, कि अगर मैंने तस्लीम कर लिया मुझे कोई जहनी मसला है तो मैं पागल हूँ, लोग मुझे पागल कहेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, या और आगे चले जाए मेरे साथ रवैया चेंज हो जाएगा, मेरी शादी नहीं होगी। आपको पता है यहाँ पे फैमिली सिस्टम है और ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्टिग्मा है जो लोगों को तस्लीम करने से रोकता है कि मुझे कोई नफ्सियाती मसला है। जबकि रिसर्च कहती है कि 25% आवाम दुनिया की, उसको कोई ना कोई जहनी या नफ्सियाती मसला है। अच्छा, 25% आवाम, 25% इज़ अ ह्यूज नंबर। आप पाकिस्तान पे लगा लें, 22 करोड़ आवाम में 5-6 करोड़ लोग हैं जिनको नफ्सियाती बीमारी है। हाँ, लेकिन उनको खुद भी नहीं पता कि ये प्रॉब्लम है उनके साथ। उनको ये तो पता होता है कि कोई मसला है, मैं ठीक नहीं हूँ, इतना तो पता होता है, मगर ये जिस्मानी मसला है, जहनी मसला है, या मैं सिर्फ टेंशन ज़्यादा ले रहा हूँ, ये कभी कभार फिगर आउट नहीं कर पाते। और फिर वही स्टिग्मा के इशू आ जाता है कि डॉक्टर को नहीं दिखाते, कि ठप्पा लग जाएगा मैं तो जहनी मरीज हूँ, मैं तो वो पागल साइड हूँ, से नहीं गुजरते, इस तरह के हॉस्पिटल्स के पास से नहीं गुजरते कि अगर किसी ने देख लिया तो वो समझेंगे मैं वहाँ गया था और मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, जिस तरह की हम लोग देख रहे हैं माशरे में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, ये नॉर्मल बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप क्या समझते हैं जो गैजेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्या इसकी वजह से भी ये जो नफ्सियाती मसाइल हैं, जहनी मसाइल हैं, ये उजागर हो रहे हैं? देखिए, जहनी मसलों की कई वजूहात हैं, ठीक है, बहुत सारी वजूहात हैं, और जहनी बीमारियां हैं भी कई किस्म की। जो आपने गैजेट की बात की, ये बात ठीक है कि किसी चीज़ की भी ज़्यादती सही बात नहीं है, वो कुछ भी हो। वो आप पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करें तो वो नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल, वो भी टीवी देखें वो नॉर्मल नहीं है। और हम तो मुसलमान हैं, हमें तो मियाना रवि सिखाई गई कि दरमियान का रास्ता, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। इवन इबादत भी आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, उसका भी मना किया गया। तो मियाना रवि होनी चाहिए मेरे ख्याल से। गैजेट्स और बच्चों के फ़ोन के इस्तेमाल भी मैं समझता हूँ बिल्कुल बंद भी ना करें जेल की तरह, और बिल्कुल खुला भी ना छोड़ दें। एक मुतवाज़िन ग़िज़ा होती है ना टीवी की, वो मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। अच्छा, कराची नफ्सियाती अस्पताल में तरीका इलाज का क्या है, प्रोसीजर है, ज़रा उस बारे में बताइएगा। जब मरीज़ आता है तो किस तरह से शनाख्त की जाती है, वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो कराए जाते हैं, हिस्ट्री किस तरह से प्रोवाइड करते हैं वो आपको, ज़रा इस बारे में बताइए। ठीक है, देखिए, नफ्सियाती बीमारियाँ किसी खून के टेस्ट, पेशाब के टेस्ट, CT स्कैन, MRI में नहीं नज़र आती। ओके, ठीक है, ठीक है। ये टेस्ट हम कराते हैं, उसकी वजह कुछ और होती है, ये देखने के कहीं इसके साथ साथ कोई जिस्मानी बीमारी तो नहीं है। तो टेस्ट ये कराए जाते हैं टू रूल आउट कोई जिस्मानी बीमारी को साइड करने के लिए। नफ्सियाती बीमारी में जो तशखीस की जाती है, जो डायग्नोसिस किया जाता है, वो बातचीत से किया जाता है। मरीज़ से बातचीत करके, उसके रिश्तेदारों से बातचीत करके कि इसका रवैये में क्या तब्दीली आई है। उससे फिर हम पूरी पहली हिस्ट्री, नफ्सियाती जो हिस्ट्री होती है 1 घंटे की होती है, तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है पहली हिस्ट्री में। उसमें यही डायग्नोसिस करना होता है कि इसको क्या बीमारी है। तो उस हिस्ट्री से फिर हम ये फैसला करते हैं क्या बीमारी है, उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उसका। अच्छा। और ट्रीटमेंट कई किस्म का हो सकता है, दवाइयों के साथ भी होता है, इंजेक्शंस के साथ भी होता है,
मशीनी इलाज के थ्रू होता है, ECT जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिससे बहुत लोग डरते हैं जी। और दाखिल करके भी होता है। अच्छा, कौन सी उम्र के आप देखते हैं कौन सी उम्र के लोग हैं जो ज़्यादातर नफ्सियाती मसाइल का या जहनी मसाइल का शिकार हैं? क्या बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा देख रहे हैं, बड़ों में देख रहे हैं? वो कौन सी एज का जो आप देख रहे हैं एज फैक्टर इसमें? देखिए, होती तो ये हर किसी भी एज में हो सकती ठीक है। है, ठीक है, बस ज़्यादातर शुरू जो होती है वो जवानी की उम्र में होती है, ज़्यादातर लेट उम्र में भी शुरू हो सकती है। तो शुरुआत जवानी में होती है, तो आप समझें कि 15 से 50 के बीच में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है इसकी जो हमारे पास आती है। ओके। और एक्सट्रीम एजेस में भी मिलते हैं, छोटे बच्चे 5-5, 6-6 साल के बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। हाँ। उनके भी इलाज किया जाता है, और ऐसे ही 70-70, 80 साल के लोग भी। अच्छा अब्दुर्रहमान, मुझे बताइएगा डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं? मैं चाहती हूँ कि ये नाज़रीन को डिटेल में पता चल जाए कि आखिरकार डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि हर कोई, मैंने सुना हर कोई कह रहा होता है यार मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अरे भाई, वो उसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको पता भी है, तो ज़रा नाज़रीन को बताइएगा सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ये डिप्रेशन? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम लफ्ज़ डिप्रेशन को लेके समझते हैं बस यही शायद डिप्रेशन है, कि बस उदास हो गए ये डिप्रेशन है। इसमें डिप्रेशन में ये होता है, मैं आपको कुछ अलामतें बताता हूँ। ठीक है। हर नफ्सियाती बीमारी में कुछ जहनी अलामतें होती हैं और कुछ जिस्मानी अलामतें होती हैं। हम डिप्रेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। बड़ी बड़ी अलामतें, रोना होगा, उदासी आएगी, मायूसी होगी, नाउमीदी होगी। इसके साथ साथ जिस्म में कमज़ोरी होगी, थकन महसूस होगी, कुछ काम करने का दिल नहीं करेगा, सुबह बिस्तर से नहीं उठा जाता लोगों से कि यार आज ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा, आज हिम्मत नहीं है। उनकी छुट्टियां बढ़ जाती हैं। शुरुआत ऐसे होती है कि ऑफिस की छुट्टियां हो रही हैं और फिर काम ही छोड़ दिया। अक्सर शुरुआत ऐसे होती है। ठीक है। फिर जो पुराने जो शौक थे, जिनमें दिल लगता था, जिन कामों में, वो करने का भी दिल नहीं करता। क्रिकेट का बहुत शौक था, मगर अब कई दिनों से दोस्तों का जा नहीं रहा क्रिकेट खेलने। ये ऐसी भी शुरुआत होती है। और आपने अपने आसपास के कई लोग देखे होंगे, पहले तो बड़ा ये किताबें होता है पढ़ता था, छोड़ दिया इसने सब कुछ। तो ये भी डिप्रेशन की अलामतें होती हैं। ओके। ये तो जहनी अलामतें हो गई। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया, जिस्म में कमजोरी, कुछ लोगों को उदासी मायूसी बिल्कुल नहीं होती, पर जिस्म में कमजोरी, थकन और दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द, पट्टों में दर्द, गर्दन में दर्द, पीछे दर्द। खवातीन अक्सर ये करती रहती हैं और बहुत डॉक्टर को दिखाती हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रही होती। समझ ही नहीं आता मसला क्या है। डॉक्टर सारे टेस्ट कराते हैं, सब टेस्ट ठीक आते हैं। कहते हैं भाई कुछ मसला नहीं है, घर जाओ, दवाई ये और राइज है, और ये जब वो दवाई हमारी दे दो। बहनें सोचती है कि मुझ पे किसी ने कुछ करा और दिया, फिर जब वो तो आते हैं रिपोर्ट साफ कि आई। डॉक्टर साहब तो सब ठीक कह रहे हैं, तो फिर जादू टोना होगा, किसी ने मेरे हसद करने वाले ने कर दिया होगा मुझ पे। अल्लाह तो अकबर। वो ये नफ्सियाती बीमारियां होती हैं बिल्कुल। कि जिस्म में दर्द और ये थकन, और हम साइकोसोमैटिक इसको पेन कहते हैं। पेट खराब रहता है लोगों का, गैस हो रही है, बहुत हाजमा खराब है, और गैस चढ़ गई सर दिमाग पे, वो उल्टा है, दिमाग चढ़ गया पेट में। ठीक है, बिल्कुल साइकोसोमैट, क्योंकि पूरा जिस्म जो है दिमाग कंट्रोल करता है। दिमाग में कोई मसला होगा तो जिस्म के किसी भी हिस्से में महसूस हो सकता है। ओके। हाथों में कमजोरी, सुन होना, पेट खराब, हाजमा खराब। ये तो आपको पता होगा, हमारे साथ बहुत हुआ है। एग्जाम से पहले पेट खराब हो जाता जी था। जी जी, कुछ होता है, ये कुछ होता है पेट में, अजीब सी गुड़गुड़ होती है, गुड़गुड़ होती है, हाँ। बिल्कुल। मेरे खुद होता था, हमारे एग्जाम इतने सख्त होते थे, एग्जाम से पहले तकरीबन हफ्ते पहले पेट खराब हो जाता था। अक्सर बच्चों को बुखार चढ़ जाता है बुखार चढ़ पेपर जाता से है बच्चों पहले। को। बहुत सी लड़कियां तो बेचारी बेहोश हो जाती हैं, उनको बिल्कुल। एडमिट करना पड़ जाता है। बिल्कुल। ये सब सारा साइकेट्रिक प्रोसेस है, सारा नफ्सियाती मसला है। अच्छा, ये नफ्सियाती हमारे जो जहनी मसाइल होते हैं, इन ये भी एक बीमारी है नॉर्मली, जैसे शुगर होती ये है, आपने ब्लड अच्छा प्रेशर सवाल होती पूछा, है। मैं क्लियर करने वाला था कि कंफ्यूजन होती है कि अच्छा हर बंदा कभी ना कभी डिप्रेस होता है, हर बंदे को कभी ना कभी घबराहट होती है, हर बंदा कभी ना कभी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो बीमारी कब होती है ये? तो इसकी हम लाइन ड्रॉ यहाँ पे करते हैं कि जब आपकी उदासी इतनी बढ़ जाए कि आपकी डेली के रूटीन जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाए। अगर आप काम करती थी तो आप सही से काम नहीं कर पा रही, अगर आप पढ़ाई करती थी तो आप सही से पढ़ नहीं पा रही, आपके दोस्त रिश्तेदार पहले आप मिलती थी, उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, उनसे मिलना छोड़ दिया, घर में चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, आप झगड़े शुरू हो गए हैं, मियाँ बीवी के झगड़े शुरू हो गए। जब आपकी लाइफ अफेक्ट होना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं अब ये बीमारी हो गई। अच्छा, और इसको सही करने का तरीक़ाकार क्या है? क्या काउंसलिंग से ठीक हो जाती है या पिल्स लेनी पड़ती हैं? ये भी अच्छा सवाल है आपका। इसमें अक्सर हमारे साथ ये होता भी है कि मरीज़ आते हैं, डॉक्टर साहब, अब आज तो गूगल का दौर है आजकल, डॉक्टर साहब मुझे ये है, मैंने डायग्नोस कर लिया, मुझे डिप्रेशन है, आप मेरी थेरेपी करें बस। ओह, खुद से डायग्नोस खुद से कर लेते हैं आजकल तो ठीक है, अच्छी बात है, बीमारी का पता होना चाहिए, गूगल करना भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ करें, मगर इलाज हम पे छोड़ दें। एग्जैक्टली। ठीक है, काउंसलिंग भी एक तरीका है, दवाइयाँ भी एक तरीके हैं। ये हमें डिसाइड करना होता है किसको दवाइयों की ज़रूरत है, किसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसको दोनों की ज़रूरत है।
ठीक है, तो डिप्रेशन के भी स्टेजेस होते हैं? स्टेज जैसे हर बीमारी के स्टेजेस होते हैं, ऐसे ही नफसियाती बीमारियों के भी। कम बीमार है, दरमियानी बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उसके हिसाब से दवाइयाँ और साइकोथेरेपी और मशीनी इलाज हाँ, और दाखिला, तो ये हमें डिसाइड करना होता है कि किसको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, तो फैमिली का क्या समझते हैं, कितना अहम किरदार है फैमिली का? क्योंकि फैमिली ही आप तक लेके आती है, फैमिली ही इस बात को सुनने को समझने को तैयार होती है, और अगर एक फैमिली ही ना चाहे तो एक पेशेंट कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त तो उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। तो क्या समझते हैं फैमिली का कितना किरदार होना चाहिए? फैमिली का बहुत बड़ा किरदार है, ह्यूज। मैं कहता हूँ मरीज से ज़्यादा फैमिली का किरदार आ जाता है। और ये हम खुशकिस्मत हैं कि अभी भी हमारे पाकिस्तान का जो रिवाज, कल्चर और मज़हब है, उसकी वजह से फैमिली बहुत ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। बिल्कुल ऐसे ही। अमेरिकन जो थेरेपिस्ट हैं उनका बड़ा इशू होता है, अकेले बंदा चला आता है हाँ। और उनका पूछना बड़ा मुश्किल होता है, सही जवाब दे रहा है, गलत जवाब दे रहा है, क्या कर रहा है, बड़ा इशू होता है वहाँ पे। दाखिले में इशू होता है बहुत कुछ, यहाँ पे वो इशू नहीं होता। ओके। और ख़ानदान से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मरीज़ खुद नहीं पता होती हैं उसको, वो साथ में रहने वाले बेहतर बताते हैं। बिल्कुल। कुछ बीमारियों में, नफसियाती बीमारियों में इनसाइट नहीं होती कि उसको ये एहसास ही नहीं होता कि मैं बीमार हूँ। अच्छा। एग्जाम्पल ले लेते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, उर्दू में हम कहते हैं जुनून और यासियत की बीमारी। ओके। उसमें दोनों फेज़ आते हैं। एक खुशी का फेज़ आता है, उसमें बंदा बड़ा एक्टिव, ज़्यादा काम, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा सखी हो जाता है, खूब पैसे खर्च करता है, ज़्यादा मजहबी हो जाता है, ये नमाजें लंबी लंबी, और फिर वो कुछ महीने साल रहता है, फिर उस पर डिप्रेशन का फेज़ आना शुरू हो जाता है, फिर वो उदास और बैठ गया घर पे, और ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। ओके। तो उसमें जब वो तेज़ी के फेज़ में होता है तो वो तो अपने आप को बड़ा अच्छा बंदा समझता है। वो तो कहता है ये लोग कौन बेवकूफ़, उनको क्या पता, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, अल्लाह ने ख़ास सलाहियतें दी है मुझे। अच्छा। उसको वो बीमारी नहीं लगता। अच्छा, कौन, जैसे आपने बाइपोलर डिजीज़ के बारे में बताया, और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जहनी बीमारियां, उनके ज़रा बताइए और डिटेल में बताइए कौन कौन सी। ठीक है, एक सब जो कॉमन बीमारियां हैं वो तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है। ठीक है। मतलब उदासी की बीमारी और घबराहट की बीमारी, ये मेजर चंक है साइकेट्रिक इलनेस का। और ये एक और बात बताया चलूँगा, ख़वातीन में ये डबल होता है, दुगना होता है। अच्छा। बिल्कुल। और अक्सर आप देखेंगे जो मैरिटल कपल्स की लड़ाई हो रही होती है, उनमें से मैंने ये देखा है कि किसी ने एक ना एक को या दोनों को कोई साइकेट्रिक मसला होता है। अच्छा। और ज़्यादातर जो है वो दवाई दे के इलाज करके जनाब ज़बरदस्त शादी हो जाती है दोनों की। ओके। तो इसलिए ये इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो हम साइकेट्रिक बीमारी की बात कर रहे थे, तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो गया, फिर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, जुनून और यासियत की बीमारी, इसमें एक तेज़ी का फेज़ आता है, एक उदासी का फेज़ आता है। ठीक है। इसी तरह OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको हम कहते हैं, उर्दू में हमने इसका नाम रखा है कि ख्यालात का तसल्लुत और तकरार अमल। ओके। उसमें यह होता है कि ख़यालात आते हैं बार बार, हर वक्त ख़यालात आते रहते हैं, उसमें गंदे ख़यालात भी आते हैं, जिनसी ख़यालात भी आते हैं, और खुदा, मज़हब और बुज़ुर्गों के बारे में गलत ख़यालात आते हैं। बंदा बहुत परेशान होता है उससे, वो पूरी कोशिश कर रहा होता है ना आए, और साथ में उसके वहम बढ़ जाते हैं, हाथ बार बार हाथ धोएगा, घंटों घंटों नहाएगा, एक्स्ट्रा सफाई करेगा, हर चीज़ समेट के रखेगा, कंट्रोल फ्रीक सा बन जाता है बंदा। और थ्योरी ये है कि जब इतने ख्यालात आते हैं तो बंदा अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश करता है ताकि ख्यालात ना आएँ। तो ये एक बीमारी है, OCD कहते हैं इसको। इसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया है, माली खुलिया हमने उसका तर्जुमा किया है। उसके अंदर ये होता है कि चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, लोग नज़र आते हैं, गैबी आवाज़ें आती हैं, खुशबू बदबू आती है बिला वजह। अच्छा। हाँ, और पुख्ता यकीन हो जाते हैं, गलत पुख्ता यकीन, जिसको हम डिल्यूजन्स कहते हैं, कि लोग मेरे पीछे, ISI मेरे पीछे पड़ी हुई है। हाँ, अब भाई तुम क्यों पड़ेगी तुम्हारे पीछे, तुम एक बेचारे मजदूर अपना काम करो, ISI तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेगी? नहीं, मेरे पास अमेरिका के राज पड़े हैं, इस वजह से ISI मेरे पीछे पड़ी हुई है, और मेरी ईरान से बात हो गई है, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। और ये पुख्ता यकीन होता है। आप कुछ कह लें, वो कहेगा नहीं, कोई ना कोई बहाना उससे करके वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, मैं प्रूव कर देता हूँ। और पुख्ता यकीन होता है। ऐसे कई किस्म के यकीन होते हैं। ओके, आप तो डेली बेसिस पे मरीजों को देख रहे होते हैं, क्योंकि एक बीमारी है, मरीज आते हैं, आप देखते हैं। आप क्या समझते हैं आजकल जो दौर चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ से परेशान हैं? देखिए, परेशानियां तो जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं तभी से चल रही हैं, ठीक है। तो परेशानियों का बहुत कुछ किया नहीं जा सकता, कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है कि परेशानी भी कम हो। मगर दो बंदे हैं, मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बंदा है, दोनों बंदों को सेम मसला है, एक ही माली परेशानी, एक जगह जॉब करते, दोनों की जॉब चली गई।
जो नॉर्मल बंदा होगा वो ठीक है अफसरदा होगा, मगर उससे वो कोप कर लेगा, उस मसले को वो किसी न किसी तरह हल करने की कोशिश करेगा, दूसरी जॉब ढूंढेगा और काम करेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। पर जो डिप्रेशन का मरीज़ होगा ना, वो बिल्कुल ही बैठ जाएगा। वो घर में वो इस परेशानी को इतनी बड़ी उसको परेशानी लगेगी कि वो काम नहीं कर पाएगा, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा, वो नौकरी छोड़ के बैठ जाएगा, दूसरी नौकरी ढूंढने की भी हिम्मत नहीं रहेगी। और फिर खुदकशी के ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे कि ज़िंदगी बेकार है, क्या फ़ायदा, मर जाऊँ तो अच्छा है। और फिर ख्याल आएंगे कि यार मैं ऐसे मार लेता हूँ, वैसे मार लेता हूँ अपने आप को, और फिर उसमें बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं खुदकशी। ठीक है, ये मेरा मानना है कि ज़्यादातर जो खुदकशियाँ होती हैं वो किसी न किसी नफसियाती बीमारी की वजह से होती हैं। ओके, ठीक है, हम लोग कहते नहीं मसले बहुत थे इसलिए कर ली, प्यार में नाकामी हो गई इसलिए कर ली। भाई प्यार में तो कितने लोगों को नाकामी होती है, हर कोई थोड़ी कामयाब हो जाता है। सही बात, बल्कि सभी को होती है शुरू में, बिल्कुल नए ऐसा ही जवान हो रहे होते हैं, exactly. बड़ी नाकामी का सामना करना है, सब तो खुदकशी नहीं कर लेते। बिल्कुल, जिनको बीमारी होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो खुदकशी की तरफ चले जाते हैं। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, वहाँ तो पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, कोई माली मसला भी नहीं है, फिर भी लोग खुदकशी वहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। और देखें ना, वहाँ की चीज़ों को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता, प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान की चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। और हम लोग खुद कह रहे होते हैं कि हमारे यहाँ बड़े मसाइल हैं, मसाइल तो पूरी दुनिया में है। अच्छा, IQ टेस्ट भी किया जाता है कराची नफसियाती अस्पताल में? एक IQ टेस्ट है जो स्टैंडर्डाइज IQ टेस्ट था, उसको हमने पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे स्टैंडर्डाइज किया है। वो ख़ास तौर पे बच्चों में किया जाता है, जो वो पिक्चर ड्रॉ करा के बच्चे को हम कागज़ देते हैं, उससे कहते हैं एक आदमी की तस्वीर बनाओ, वो बच्चा तस्वीर बनाता है, उससे हम उसका IQ अखज़ करते हैं। ओके, बहुत मशहूर टेस्ट है, ह्यूमन फिगर डायग्राम, मगर इसको हमने पाकिस्तान के लिए स्टैंडर्डाइज किया है। ओके। अच्छा, बच्चों के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, माँ बाप की लड़ाई, माँ बाप की प्रॉब्लम्स, क्योंकि घरेलू ज़िंदगी में हो रही होती है, तू मैं हो रही होती है घर में, हर घर में। एक बच्चे की नफ्सियात पर, एक बच्चे के जहन पर कितने गलत असरात मरतब होते हैं इन सब चीज़ों से? बहुत ही ज़्यादा गलत असरात उस पे बच्चे की जहनीत पे पड़ते हैं। बल्कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने जो रिसर्चेस किए हैं वो घुमा फिरा के कहते हैं कि बचपन में जो इसके साथ मसले हुए थे, हालात ख़राब हुए थे, डांट डपट हुई थी, जलील किया गया था, उसकी वजह से अब इसको ये बीमारियाँ हुई हैं। बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट हैं, वो बचपन के ही लेके जाते हैं सारी बीमारियों को। बचपन में जिसके हालात ख़राब रहे होते हैं उसको बड़ी उम्र में आके कोई ना कोई नफसियाती बीमारी हो जाती है। ओके, तो वालिदैन की झड़प जो है, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी अपने तमाम नाजरीन को कि अपने बच्चों के सामने ना लड़ा करें, कहीं कोई कोने कूचे में जाके बात कर लिया करें। लड़ाई तो कोई चीज़ हल ही नहीं है ना। और सिर्फ लड़ाई नहीं, बच्चों को जलील करना, बुरा भला कहना, सख्ती करना, मारना, पढ़ाई पे क्यों ना हो, बहुत बुरे असरात छोड़ती है। बिल्कुल। बचपन आप समझे, अगर आप बच्चे को डांट रहे हैं, आप बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। आप ना पढ़ाएं वो ठीक है, मगर डांट डपट ना करें। और एक बच्चे को दूसरे बच्चे से भी कंपेयर ना करें ना, कि देखो फला आंटी का बच्चा देखा था, उसके कितने मार्क्स हैं, तुम तो निकम्मे हो, तुम तो नालायक हो। वो बच्चे की शख्सियत ही ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, ये भी एक जलील करने का तरीका है। तो किसी किस्म की बच्चे पे परेशानी, वो जहनी हो या जिस्मानी, वो नहीं डालनी चाहिए। उससे उसकी पर्सनैलिटी तबाह होती है, उसका कॉन्फिडेंस शैटर होता है, किसी काम करने रहता है। आप ये देखें, OA लेवल के सबसे हाई स्कोरर पाकिस्तान इंडिया से जाते हैं, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो आप मार पीट के नंबर ज़्यादा ले आएंगे, मगर उसको अपनी लाइफ में एक कामयाब शख्स नहीं बना सकते। बिल्कुल, एक कामयाब शख्स नहीं बना सकते। अब्दुर्रहमान, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? पैगाम में ये देना चाहूँगा कि जहनी बीमारियाँ बिल्कुल जिस्मानी बीमारियों की तरह होती हैं। एग्जैक्टली। इसमें कोई शर्म नहीं खानी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको जब बुखार होता है तो आप पैनाडोल लेते हैं तो बुखार उतरता है, इसी तरह जब आपको डिप्रेशन होता है तो एंटी डिप्रेशन लेंगे तो ये जहन का बुखार उतरेगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपको बुखार हो, मैं कहूँ चलो यार मैं तुम्हें घुमाने लेके जाता हूँ, वेकेशन पे चली जाओ और ठीक हो जाओगी। ऐसा तो कोई नहीं कहता बुखार होने पे। नहीं। तो डिप्रेस होने पे ये क्यों कहते हैं? उसमें भी जब बुखार में पैनाडोल मिल रही है तो डिप्रेशन के अंदर भी एंटी डिप्रेशन मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको आप बिल्कुल जिस्मानी बीमारी की तरह लें और इसका इलाज कराएं, ताकि हम एक माशरे की तरह आगे जा सकें। मेरा ये ख्याल है कि हम पाकिस्तान बहुत पीछे हैं, उसके अंदर ये भी वजह है कि जहनी बीमारियों का इलाज नहीं करते। तो 25% आवाम तो आपने नकारा कर ली अपनी, ठीक है। तो और ये बीमारी ऐसी है कि घर में एक फ़र्द अफेक्ट होगा तो पूरे घर को अफेक्ट करता है। जिस्मानी बीमारी तो बंदा खुद परेशान होगा, इसके अंदर पूरा घर अफेक्ट होता है, तो 100% आवाम अफेक्ट हो जाती है। बिल्कुल अफेक्ट हो जाती है। जी अब्दुर्रहमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं कराची नफ्सियाती अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर और देखते हैं यहाँ पर जो है पेशेंट्स किस तरह से आते हैं, किस तरह से मुस्तफ़ीद होते हैं। डॉक्टर्स की काफ़ी यूज तादाद है जो कि यहाँ पे लोगों को मुस्तफ़ीद करने के लिए मौजूद है। बहुत अच्छा सिस्टम मुझे लगा, डॉक्टर्स बहुत अच्छे लगे। उनसे बात करके मुझे ये एहसास हुआ कि वो ये समझते हैं कि लोगों को किस तरह से बेहतरी की जानिब लाया जाए, और नफ्सियाती मसाइल हो गए, जहनी मसाइल हो गए, इस पर बात होनी चाहिए। तो आज का पूरा हमारा जो सेगमेंट है, पहला सेगमेंट आप लोग एंजॉय कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए ही सजाया गया है। अच्छा, हमारी मुलाकात, आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर साहिबा से। आई हमारे साथ, जो कि जनाब ऑनलाइन भी यहाँ पर इलाज होता है, तो ऑनलाइन इलाज का क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से हो सकता है, बढ़ते हैं डॉक्टर साहिबा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अच्छा बताइएगा मैम, क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से जो है वो ऑनलाइन इलाज भी किया जाता है कराची नफ्सियाती अस्पताल में, तो ज़रा उसकी डिटेल्स बताइएगा। बेसिकली ऑनलाइन यहाँ पर वो पेशेंट्स होते हैं जिनको जो यहाँ पर आ नहीं पाते हैं, जिनको कन्वेंस का इशू होता है, तो ऑनलाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स भी होता है। तो हम उनको मेडिकेशन जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर साइकेट्रिक, वो हम उनको थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू वेबकैम हम उनको दे देते हैं, इस तरह से प्रिस्क्राइब करके। और काउंसलिंग में हम सारी टेक्निक्स उनको ऑनलाइन थ्रू वेबकैम बता रहे होते हैं। ओके, तो किस तरह से लोग रब्ता कर सकते हैं, ज़रा बताएंगी? थ्रू व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो कॉल से भी कर सकते हैं, और कुछ जिनको जो मना करते हैं कि हम अपने आप को नहीं शो करवाना चाहते हैं, तो वो लोग जो है बेसिकली ऑडियो कॉल्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये बहुत बेहतरीन तरीक़ेकार नहीं है, ये बहुत अच्छी इनोवेशन है आपके हॉस्पिटल की जानिब से। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स जो फॉरेन में होते हैं, जो यहाँ से मेडिकेशन लेके जा रहे होते हैं, तो वो इस तरह से ऑनलाइन के थ्रू वो मेडिकेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं, उसमें ये रुकावट नहीं आती बेसिकली। ज़बरदस्त। तो कब से हो रहा है ये ऑनलाइन इलाज का तरीक़ेकार, कब से आप लोग कर रहे हैं ये चीज़? आई थिंक ये काफ़ी टाइम हो गया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि कितने ईयर्स हो चुके हैं, बट आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। मैम जो है वो बिजी थी, हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया। आप कंटिन्यू कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आइए नाज़रीन, आपको लेकर चलते हैं एक दूसरी जगह पर, दूसरे रूम में, दूसरे डॉक्टर साहब के पास, या किसी मरीज से मुलाकात करते हैं, या हो सकता है कि वार्ड में चलते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते हैं मजीद क्या क्या होने वाला है। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, कहीं जाना नहीं है। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं वार्ड में, यहाँ पर मरीजों से भी बात करेंगे। और आपको मैं तो देखकर महसूस हो रही हूँ कि मरीज़ जो है वो हम लोगों की, आम लोगों की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जी जैसे चढ़ शुगर होती है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, उस तरह के ही मरीज़ हैं। और बहुत अच्छा माहौल है। वो किस तरह से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इलाज किस तरह से एंजॉय करते हैं, वो ही बताएंगे, उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। अब्दुर्रहमान भाई, आप हमारी हेल्प कीजिए, भाइयों से हमारी बात कराइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फिट। यहाँ पर आने से पहले थोड़ा सा डिस्टर्ब था, हाँ। काफ़ी हद तक डिस्टर्ब था, लेकिन जब से यहाँ आए हूँ 8 तारीख से, तो उस वक्त से माशाल्लाह इलाज मेरा बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। इलाज का जो तरीक़ेकार है, आप मुतमईन हैं? बहुत ज़्यादा। स्पेशली मैं एक दो नाम लेना चाहूँगा आज। एक हारून भाई हैं, और एक उस्मान भाई हैं, और प्लस एक डॉक्टर दानिश हैं, और ये जो हमारे सफाई वाले हैं रामू काका, और स्पेशल जो हमारा खाने का ख्याल रखते हैं, वो मुझे नज़र नहीं आ रहे। ओके, अली नवाज वो। ओके, मतलब आप सफाई के लिहाज से एकदम हर थोड़ी देर बाद मतलब पोछा लगना, हर चीज़ का इसमें कोई वो नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह ही मेहनत करता है माशाल्लाह। एक और वो एक नॉन मुस्लिम। अच्छा, आप कब से हैं भाई यहाँ पर? मैं और ये मौलाना का मुझे नाम याद है। लास्ट मंथ 18। अच्छा, आप इलाज के तरीक़ेकार से मुतमईन हैं, आप खुश हैं कि आप यहाँ पे हैं? मैं सबको भूल के बैठा हूँ, फैमिलीज़ को, तो कितना खुश होऊंगा आप बताएं। मैं खुद मैरिड इंसान, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं उनको नहीं याद कर रहा हूँ, कितना मैं हैप्पी हूँगा। इनसे ये पूछिए कि आप पहले से बताया तो नहीं था इनको ये बोलने को? भाई हाँ। इतना माइंड हमें भी है, अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारा फायदा क्या होगा? अगर ये मीडिया है, अगर हम कुछ रियल बोलेंगे तो हमारा ही फायदा है। सही बात। अगर हम शिकायत लगाना चाहें आपकी, तो आप शिकायत भी लगा सकते हैं, आप में मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक सेकंड बिल्कुल जी। ये सिर्फ मीडिया नहीं, ये मेट्रो लाइन जी मेट्रो वन न्यूज़ है, बिल्कुल न्यूज़ चैनल है, बिल्कुल। और ये कोई आम जाम चैनल नहीं है, ये 1 मिनट में लोगों को समझ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह।
अच्छा, शायरी वगैरह भी करते हैं आप? सुना दीजिए, अब तो हो ही जाए। मिठाई का नाम लेकर चाह गई चिंता मिट्टी अब मनवा बेपरवाह, जिन्हें कुछ भी न चाहिए शहनशाह। वाह 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 वाह, क्या कहने, तालियां होनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। बढ़ते हैं एक और भाई की जानिब और उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से यहाँ पर हैं? मैं 21 दिन से। 21 दिन से। कैसा महसूस कर रहे हैं? तबीयत में बेहतरी है? थोड़ा बहुत बेहतरी है और 10 दिन और रहना है मुझे यहाँ पे। 10 दिन और रहना है, ठीक है। तो क्या महसूस करते थे जो आप यहाँ पर आए? वहाँ पर टाइफाइड परेशानी आते थे। ठीक है, और अब तबीयत में बहुत बेहतरी है बेहतरी माशाल्लाह। यहाँ पे सेमिनार्स भी होते हैं, आप लोगों को एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है, ज़रा उस बारे में बताइए। मैं एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेता हूँ, बस मैं इंतज़ार करता हूँ अच्छे वक्त का। अच्छा वक्त इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा, खुश रहिए आप, जज़ाकल्लाह। मैम एक शेर सुनाना चाहता अरे भाई सुनाइए। हाँ। हूँ। एक शेर इन भाइयों के लिए और जो हमें जो यहाँ पर छोड़ के गए उनके लिए। होती जो खून वफा होती जो खून के रिश्तों में, तो यूं न बिकता यूसुफ मिस्र के बाजारों में। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। एक और भाई से आपकी मुलाकात कराएंगे जिनकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी इतनी प्यारी मुस्कुराहट है, आपको किसी ने बताया आज से पहले? बताया है? किसने बताया भाई? रिश्तेदारों ने बताया। आप कब से यहाँ पर हैं? एक दिन होगा। एंजॉय कर रहे हैं? तबीयत में बेहतरी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो दीगर एक्टिविटीज होती हैं दूसरे भाइयों से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? ठीक है, खैर खैरियत है। खैर खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। कब से हैं यहाँ पर? मैं तो यहाँ पे मेरे 3-4 दिन हो गए, वो लेकर आए मेरे को यहाँ पे दाखिल करने। बोल रहा था कि बीमार हो आप, ठीक है। इधर लेकर आया बस। अब तबीयत में बेहतरी है आपकी? अभी तबीयत में बेहतरी है, लेकिन अबू ने दाखिल किया है, शार्ट मार्ट उधर दूसरे अस्पताल भी गया था, अबू ने दाखिल किया, बस सिर्फ वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब आप मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत जमीला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं आप हिस्सा लेते हैं? जी हमारे साथ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता हूँ। यहाँ सुबह हमें वर्जिश भी कराई जाती है। ओके। उसके बाद हमें फजर की नमाज़ पढ़ाई, उसके बाद 8 बजे हो जाते हैं। नवाज भाई है हमारे नाश्ता टेबलेट्स बजे, फिर हमें आराम से सुकून से वक्त गुजार रहे हैं। हम खुश हैं, घरों से ज़्यादा इस पर हॉस्पिटल में खुश। माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने कि हम घरों से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर खुश हैं। ये खसूसियात और ये खूबसूरती है कराची नफ्सियाती अस्पताल की। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मरीज़ों को पता नहीं किस तरह से रखा जाता होगा, किस तरह से सलूक किया जाता होगा, तो आपके सामने है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हमने इनसे पहले बताया हो कि भाई आपको ये बोलना है। ये उनकी ज़बानी हमने आपको उन्हीं की कहानी सुनवाई है। मुझे लगता है कि आज इस सेगमेंट के बाद आप लोगों की राय जो है वो तब्दील हो गई होगी। आप लोग ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि जैसे हम एक आम इंसान हैं, इसी तरह से जिसके साथ जो मसाइल हैं, ज़हनी हो चाहे नफ्सियाती हो, वो लोग भी एक आम इंसान की तरह ही ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर इलाज जो है बर वक्त टाइम पर हो जाए। दूसरी तरफ जाने हम चलते हैं नाज़रीन, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक और वार्ड है। यहाँ पे शायद मरीज़ जो है वो सो रहे हैं। कुछ हमारे भाई हजरात, कुछ हजरात जो है वो जागे हुए हैं। देख सकते हैं बेड्स खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सफाई सुथराई का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फ़ैमिली में या किसी को भी कोई ऐसा मसला है तो उस पर बात कीजिए। बात करने से जो है ना वो मसले बहुत ज़्यादा हल हो जाते हैं। और यहाँ पर हल हमारे पास भी एक है, क्योंकि जब प्रोग्राम ज़्यादा हो जाता है तो हमें याद आता है कि ब्रेक भी तो थी, तो आप लोगों ने कहीं जाना नहीं। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कराची नफ्सियाती अस्पताल में जो है वो रूहानी इलाज भी किया जाता है। पूछते हैं भाई से, जानते हैं ये रूहानी इलाज करते हैं, तो इनसे मालूम करते हैं किस तरह के पेशेंट्स होते हैं, क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं, किस तरह से आप उनको इत्मीनान देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैडम, ठीक ठाक खैरियत। नाम बताइएगा। उमर फारूक। उमर भाई, कब से हैं आप कराची नफ्सियाती अस्पताल में इलाज कर रहे हैं लोगों का? जी मैं तकरीबन 1 साल हो चुका है मैं यहाँ पर लोगों के नफ्सियाती इलाज करता हूँ। असल में इस्लाम एक फ़ितरी मज़हब है, सही है। और नफ्सियाती इलाज में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ज़हन साजी करना, कौन से नहीं करना है। तो यहाँ पर हम यानी जो इस्लामी नुक्ता नज़र पर हम लोगों की यहाँ पर यानी सबको बिठाते हैं और उन्हें दर्स देते हैं और काउंसलिंग करते हैं, सही है, इस्लामी अंदाज़ में। और इसके अलावा और भी मतलब अगर कुरान में भी शिफा है, सही है,
तो इससे यानी इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, सूरतें वगैरह बताते हैं उनको कि किस तरह से सूरतें पढ़नी है, वजीफ़ा कोई बताते हैं जिस तरह से उनकी रूह को तस्कीन मिले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुरान से जितने भी, कुरान और हदीस से जितने भी इलाज साबित है, सही है, तो कुरान और हदीस से जितने भी इलाज साबित है तो उसी पर हम रूहानी इलाज भी करते हैं। बिल्कुल। जो लोग ये कहते हैं कि मुझ पे जिन है, मैं वैसे तो ठीक हूँ लेकिन मुझ पर जो है वो रूहानी मामलात हैं, उनको किस तरह से समझाते हैं कि तुम्हारे साथ रूहानी मामलात नहीं है, तुम्हारे साथ जो है नफ्सियाती मसला है? मैं बता देता हूँ कौन सी सूरतें पढ़नी है, लेकिन मसला कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है। इसी वजह से लोग यानी जो बाहर जो पीर वगैरह बैठे हुए तो वो उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, सही है। तो ऐसा भी नहीं होता, कुरान और हदीस में सब कुछ मौजूद है। यानी हम काउंसलिंग भी करते हैं, इसके अलावा कुरान हदीस से में जितने भी यानी अहादीस मौजूद है तो उसी के ज़रिए से हम फिर उनका इलाज करते हैं। यही सबसे बेहतरीन तरीका है। अच्छा, 1 साल हो गया भाई आपको इलाज करते हुए, रूहानी इलाज करते हैं आप, तो आपके पास कोई ऐसा मरीज़ आया हो जो आप समझ रहे हो कि उसने उससे पहले या तो ख़ुदकुशी की कोशिश की हो या किसी को मारने की कोशिश की हो? क्योंकि जब लोग दूसरे बाबाओं के पास जाने लगते हैं ना तो वो फिर अलग अलग डिमांड करते हैं, पैसा भी ज़ाया होता है और जिस्मानी तरीके से उनको नुकसान भी होता है या वो किसी का नुकसान भी कर सकते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल यही वजह है कि जब मतलब एक बंदा जब ख़ुदकुशी करता है तो ज़ाहिर बात है कि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका होता है, तो मतलब एक फ़ितरी ज़िंदगी से हट जाता है और इसी वजह से। लेकिन इस्लाम चूँकि आप मतलब पूरी दुनिया में देख ले, जितने भी दूसरे मज़हब के लोग वो ख़ुदकुशी कर रहे हैं, और मतलब इस्लामी दुनिया में आप देखें तो ख़ुदकुशी का रुझान बहुत ही ज़्यादा कम है। वजह ये कि इस्लाम एक फ़ितरी दीन है, सही है। लोगों को समझाने की ज़रूरत है, लोगों की जहन साजी करने की ज़रूरत है, और हमारा काम यहाँ पर हम लोगों की जहन साजी कर रहे हैं, तो इस वजह से बिल्कुल नमाज की तरगीब देते हैं, तिलावत कुरान पाक की तरगीब देते हैं। बिल्कुल नमाज की तरगीब देते हैं, और मतलब यहाँ पर हम नमाज की भी तरगीब देते हैं और लोगों को कुरान भी सिखाते हैं, और मतलब इस्लाही बयानात भी यहाँ पर हम करते रहते हैं। क्या तरीक़ेकार है फजर की नमाज के लिए? आप उठाने आते हैं या हमारे यहाँ के जो स्टाफ बॉयज़ मुझे दिखे वो लोग उठाने? बिल्कुल, यहाँ पर जब फजर की नमाज का टाइम होता है तो मतलब ज़्यादातर खुद ही उठ जाते हैं और मतलब आकर हम उठा लेते हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। ठीक, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर रूहानी इलाज भी किया जाता है, क्योंकि जब एक इंसान जो है वो ज़हनी अमराज का शिकार होता है ना, उसको लग रहा होता है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू करवा दिया या मुझ पर कोई साया हो गया है या दीगर मसाइल, लेकिन वो होता कुछ और है। जब वो डायग्नोस करने लग जाते हैं, जब वो तशख़ीस तक पहुँचते हैं, तो जब तक उनको पता चलता है कि हाँ भाई ये मसला था, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, मंशियात का भी इलाज होता है, रूहानी इलाज भी होता है और जिस्मानी इलाज भी होता है। तो सबसे अच्छी बेहतरीन बात यह है कि आप अपने प्यारों को, अगर आपके घर में या इर्द गिर्द आपका कोई ऐसा बीमार है तो जंजीरों में इस तरह से जकड़ के ना रखें। खुदारा इस बात को समझे और इस बात को, पैगाम को आम कर दें कि ये पैगाम होना चाहिए हर किसी के लिए कि अगर कोई भी जहनी मर्ज़ का शिकार है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बीमारी है, जो कि जैसे हमें बुखार होता है हम टैबलेट लेते हैं ठीक हो जाते हैं, इसी तरह इसका भी इलाज मुमकिन है। ये कतई ना समझें कि अगर कोई जहनी मरीज़ है या उसके साथ कोई भी मसला है, मसाइल है, तो उसको हम ये कह दें कि यार ये तो पागल है, ये तो नफ्सियाती मरीज़ है, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करके टाइम वेस्ट ना करें। तो ये बहुत ही एक अच्छा पैगाम मैं समझती हूँ आज हमारे शो के पहले सेगमेंट की जानिब से आप लोगों को मिल रहा है कि प्लीज़ लोगों की कदर करें, लोगों से प्यार करें। इस वक्त हम मौजूद हैं ख़वातीन के वार्ड में और देखते हैं यहाँ पर होती हैं दीगर एक्टिविटीज़। क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? ख़वातीन जो है वो पेंटिंग भी करती हैं, यहाँ पर ख़वातीन जो है उनका जो दिल चाहता है, जो वो करना चाहती हैं वो सब करती हैं। यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कैद नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, मैं देख रही हूँ मेरे सामने ही जो है वो फ्लावर मेकिंग हो रही है। क्या कर रही हैं मेरी प्यारी प्यारी सहेलियाँ? वाओ माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। क्रिएटिव वक्त भी सिखाया जा रहा है उनको, भाई बहुत अच्छी बात है ये तो माशाल्लाह। स्किल्स देखें, टैलेंट जो है ना
वो किसी की नाराज़ नहीं है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है और इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो है ना इंसान लुत्फ़ अंदोज़ हो जाता है। पेंटिंग्स भी मैंने देखी है माशाल्लाह, बटरफ्लाई बनी हुई है, किसी ने जो फ्लावर बनाया हुआ है, किसी ने घर बनाया हुआ है, किसी ने गाड़ी बनाई हुई है। माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस, टैलेंटेड गर्ल्स माशाल्लाह, नो डाउट। अच्छा, वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है जो आज की बेहतरीन मरीज़ा महानूर साहिबा नाम लिखा हुआ है, तो ये जो है क्या चीज़ है, मैं डॉक्टर साहिबा से जानना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, मुझे ज़रा बताइएगा कि जो आज की बेहतरीन मरीज़ा महानूर साहिबा जो नाम लिखा हुआ है, ये किस वजह से जो है आप लोग ये डेडिकेट करते हैं उनको? हमारे यहाँ दीगर एक्टिविटीज़ होती है, जो मरीज़ बहुत अच्छे से सारी एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करता है, उसके बाद हम उसे एक रिवॉर्ड देते हैं। उस रिवॉर्ड के लिए हम उसका नाम जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, वाइट बोर्ड पे लिख देते हैं। उससे पेशेंट को एक मोटिवेशन मिलती है, उसके साथ साथ दूसरे पेशेंट भी देखते हैं, फिर वो भी बहुत अच्छे से एक्टिविटीज़ करने लगते हैं और बहुत अच्छा सब काम करते हैं। ये कितना अच्छा आइडिया है वैसे कि आज की बेहतरीन मरीज़ा महानूर साहिबा, ये इससे मोटिवेट होती है मरीज़ा, हमारी जो सारी बहनें हैं। मरीज़ यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब लोग हमारी तरह आम इंसान है, जैसे हम है ना। हमारे अंदर भी बहुत सी बीमारियाँ होती हैं जो कि लोगों को समझ नहीं आ रही, तो वो हमें खुद पता होता है कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ चल रही है। तो जनाब, हमेशा हर मरीज़ से जिसके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, आप खुलूस से, उसने खुलूक से साथ पेश आएँ। और डॉक्टर साहिबा, आप मुझे बताइएगा ज़रा कि किस तरह से डेली दिन का आगाज़ किस तरह होता है, खाने पीने की क्या टाइमिंग्स है, नमाज के क्या आदाब है, ज़रा इस बारे में बताइए। जी, इस तरह से जैसे अर्ली मॉर्निंग होती है, पेशेंट जो सुबह सवेरे उठते हैं वो अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद उनको नाश्ता वगैरह करवाया जाता है। उसके बाद जो दीगर एक्टिविटीज़ होती है, हमारी रिक्रेशनल थेरेपिस्ट हैं, वो अपनी थेरेपिस्ट करवाती हैं। उसके बाद में अगर किसी पेशेंट को हिप्नोसिस की ज़रूरत होती है, हम हिप्नोसिस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं। इसके अलावा खेलो तफरीह के प्रोग्राम किए जाते हैं। कभी कभार अगर जैसे हमारे जो कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको 1 महीना है या उससे कुछ ज़्यादा हो गया, तो उनको थोड़ा बहुत आउटिंग के लिए भी लेके जाया जाता है। ईद हो, बकरीद हो या कोई भी त्यौहार हो, हम सब लोग इन लोगों के साथ मिल के गेट टुगेदर करते हैं, पार्टीज़ मनाते हैं, ताकि एक फैमिली की तरह ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाता है। माशाल्लाह, एक फैमिली की तरह जो है वो लेकर चल रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर योर टाइम। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम जो है वो पहले सेगमेंट का ख़त्म हो गया और पता ही नहीं चला कि कब पहला सेगमेंट जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। आप लोगों की अब मुलाकात जब मुझसे होगी तो मैं स्टूडियो में मौजूद होंगी, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ, मुस्कुराते हुए आते हैं न्यूज़ ब्रेक के बाद।